हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 15 अक्टूबर और है सैटरडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट पेज पर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक हम बॉडी को भी डिस्कस करेंगे। तो इशू क्या है, अभी क्या करा है जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसने हिमाचल प्रदेश के में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया है। वो नवंबर 12 को अब इलेक्शन होंगे। और गुजरात के जो इलेक्शन है अभी उनके लिए भी टाइम लिया गया है कि अभी उनमें डिसीजन नहीं लिया गया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर cites procedures followed in 2017 and whether in the hill state, हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट है। कांग्रेस क्वेश्चंस मूव ऑन गुजरात से पीएम विल नो गेट मोर टाइम फॉर मेगा प्रोमिसेस एंड मोर इनॉग्रेशंस। कांग्रेस ने क्वेश्चन किया है गुजरात के इलेक्शंस पर। उन्होंने कहा है कि पीएम को भी टाइम मिल जाएगा मेगा प्रोमिसेस और मोर इनॉग्रेशन करने का। द इलेक्शन कमीशन ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट द हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन, ये इलेक्शन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन जो हर 5 साल में होते हैं। 2017 में हुए थे, अब 2022 में हो रहे हैं। असेंबली इलेक्शन वुड बी हेल्ड ऑन नवंबर 12 एंड वोट्स वुड बी काउंट, वोट कब काउंट होंगी? दिसंबर 8 में। वाइल द शेड्यूल फॉर द अदर पोल बाउंड स्टेट, गुजरात का भी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया है। लास्ट टाइम अराउंड एज वेल द EC had announced the schedules of the two states separately, Himachal Pradesh on October 12, 2017 and Gujarat on October 25, 2017. However, counting of the votes in the both states was on the same day in December. यानी कि बताया गया है कि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन के दौरान हिमाचल प्रदेश का और गुजरात का एक साथ शेड्यूल बता दिया गया था। और अक्टूबर 12 में उस समय हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन थे और गुजरात के अक्टूबर 25 में इलेक्शन थे और वोट एक दिन ही काउंट होनी थी। अब हमने इशू तो जान लिया। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है? इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिक्र देखने को मिल जाएगा। इसको एस्टेब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इट वाज एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट एंड रेगुलेट इलेक्शन इन द कंट्री, यानी कि रेगुलेट करे, कंडक्ट करे, डिसीजन दे। तो उस चीज़ पर किस चीज़ को, बॉडी को लाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड्स कराता है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शन कराएगी? उसके पास डायरेक्शन है, उसके पास कंट्रोल है कि वो इलेक्शन कराए पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। वो सारे के सारे इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। थस द इलेक्शन कमीशन इज ऑल इंडिया बॉडी। इलेक्शन कमीशन क्या है? ऑल इंडिया बॉडी है इन द सेंस इट इज ए कॉमन टू बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों के लिए सेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का भी यही इलेक्शन कराती है और यूनियन के पार्लियामेंट्स का भी यही इलेक्शन कराती है। बॉडी एडमिनिस्टर्स इलेक्शन टू द लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि बड़ी बड़ी पोस्ट का और बड़े बड़े हाउसेस का यही इलेक्शन कराती है। इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर आर्टिकल 324 में इसके पास अथॉरिटी है कि इलेक्शन कराए। एंड सब्सिक्वेंटली enacted representation of an people act, commission has the power under the constitution to act in appropriate manner when the enabled laws make insufficient provisions to deal with a given situation in the conduct of elections। कमीशन इसके पास पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो एक ऐसा एक्ट बनाए, अप्रोप्रिएट मैनर में एक्ट बनाए, जबकि चीज़ें इनसफिशेंट हो जाएं सिचुएशन के हिसाब से, तो वो कंडक्ट कराए इलेक्शंस को। बीइंग एन कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, एज ए ये कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन इज अमंग द फ्यू इंस्टीट्यूशन विच फंक्शन विद बोथ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। इलेक्शन कमीशन अगर बात करें तो और सारी बॉडीज़ में, कुछ इंस्टीट्यूशंस में एक ऐसी बॉडी है जिसके फंक्शन दोनों तरफ से ऑटोनॉमी होते हैं और फ्रीडम होते हैं, यानी कि इस पर किसी का भी जोर नहीं होता, ये अपने हिसाब से इलेक्शन कराती है। अलॉन्ग विद द कंट्रीज हायर जुडिशियल, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इट इज़ ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ये क्या है? ये भी परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो इसको फॉर्म किया गया था 25 जनवरी 1950 में।
जुरिडिक्शन इसका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर आपको अशोका रोड न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। एम्प्लॉयज़ के अराउंड 300 एम्प्लॉयज़ के होते हैं। और एक एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, क्या 5 ईयर्स के लिए इसके एम्प्लॉय परमानेंट रहते हैं? तो इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉय कभी भी परमानेंट नहीं रहते। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं तो टीचर्स को, आर्मी ऑफिसर्स को, बीएसएफ्स को, इन सबको बुलाया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्शन को, कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो। तो इनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो परमानेंट नहीं होते। अगर परमानेंट होंगे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, बजट में ज़्यादा इनके लिए पैसा लाना पड़ेगा। तो इनके एम्प्लॉय कभी परमानेंट नहीं होते, उनको एकदम बुलाया जाता है और प्रेसिडेंट उनको बुलाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एग्जीक्यूटिव राजीव कुमार आईएएस चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस टाइम पे इंडिया के, और अनूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस आर्टिकल में हमें पढ़ना है इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो एक ऐसा जोन है जो फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास बनाया जाता है। तो पहले इशू देख लेते हैं। टॉप कोर्ट में टेक अप केरलास रिव्यू। जो टॉप कोर्ट है इंडिया का वो केरलास का रिव्यू ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल्सो कंसिडर सेंटर्स प्लेस सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ कोर्ट जजमेंट टू हैव एन 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन रिंगिंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो केरला के कोर्ट ने कहा था कि 1 किलोमीटर का आसपास का एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए छोड़ना चाहिए, जिसे हम इको सेंसिटिव जोन बोल सकते हैं। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है? इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन की बात करें, और ये हम इसे इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज भी बोलते हैं, एरियाज हैं इंडिया में जो नोटिफाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अराउंड। पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग ESGs is to create some kind of a shock absorbers to protected areas by regulating and managing the activities around such areas। यानी कि इसका पर्पज़ ये है ECH को डिक्लेयर करने का कि हम कुछ शॉक एब्जॉर्बर्स को ला सकें और प्रोटेक्ट कर सकें, एरिया को रेगुलेट कर सकें और मैनेजिंग कर सकते हैं जो भी एक्टिविटी हो रही हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास। दे ऑल्सो एक्ट एज ए ट्रांजिशन जोन फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू एरिया इन्वॉल्विंग लेशर प्रोटेक्शन। अब हमने इको सेंसिटिव जोन के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हमें रीड करना है। इसमें बताया क्या है, जो नासा का डार्ट मिशन है, डार्ट मिशन मतलब डबल एस्ट्रॉयड डिरेक्शन टेक्स जो है, उसने एक नई होप दी है साइंस को लेकर। उसने एस्ट्रा टेरिशियस ट्रेड्स को हटा दिया है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में ही आया था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नासा साइंटिस्ट हैव सक्सीड इन स्लाइटली अल्टरिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन एस्ट्रॉयड। यानी कि जो स्पेस में एस्ट्रॉयड होते हैं, जो डेब्रिस वगैरह होते हैं, जो एस्ट्रॉयड होते हैं, उनकी जो डायरेक्शन है उसको बदल दिया गया है नासा के डार्ट मिशन के द्वारा। उसकी ट्रेजेक्टरी को बदल दिया गया है बाय यूजिंग ए स्पेस क्राफ्ट टू स्लैम इनटू इट। यानी कि एस्टेरॉयड को स्पेस क्राफ्ट से टकराया गया, जिससे डेब्रिस इधर उधर फैल गया, उससे अर्थ को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उसे भी बोलते हैं डार्ट मिशन। ऑन सितंबर 27 में ए स्मॉल स्पेस क्राफ्ट डर्ट डबल एस्ट्रॉयड डिरेक्शन टेस्ट was aimed at an 160 meters wide asteroid Dimorphos which was orbiting a larger asteroid Didymos। तो डिमोर्फस जो एस्ट्रॉयड्स का नाम था उसको टकराया गया है एक स्पेसक्राफ्ट से जो कि ऑर्बिट कर रहा था डिडीमस में। बोथ ऑफ विच आर सर्कलिंग द सन। ये दोनों ही क्या कर रहे थे? सन के अराउंड सन वो कर रहे थे, सर्कल कर रहे थे। 11.2 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। ये इतनी दूर थे किससे? अर्थ से। सिंस नाइदर बॉडी वुड हैव come closer than about 6.4 million kilometers from the Earth of the lifetime, they did not pose any threat. However, DUT was in test missions। DUT का मतलब क्या है? DUT एक टेस्ट मिशन है to see if this technique known as kinetic impactors, टेक्निक्स को क्या बोलते हैं? kinetic impactor, would give the necessary nudge to an asteroid and alter its course by a desired amount। After studying the two bodies for nearly 10 days, इन बॉडीज को 10 डेज के लिए स्टडी किया गया। किसको? एक तो डिडिमस को और डिमोर्फस को। NASA announced that the course of the smaller asteroid has indeed been altered a little initially। The orbit of a Dimorphos around Didymus took 11 hours and 55 minutes after the impact at 32 alteration in the orbital period। यानी कि वो बताया गया कि इतना टाइम लगेगा इसको अर्थ तक पहुंचने में, तो हमें इतना टाइम देना पड़ेगा जिससे क्या हो, स्पेसक्राफ्ट और डिमोर्फस आपस में टकराए जाएं और ये जो है डिमोर्फस ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, इसका डेब्रिस नष्ट हो जाए, ये अर्थ से ना टकराए। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है? नासा के बारे में।
नासा की बात करें तो एक नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक इंडिपेंडेंस एजेंसी है यूएस की, यूएस फेडरल गवर्नमेंट की, जो रिस्पॉन्सिबल है सिविल स्पेस प्रोग्राम के लिए, एरोनॉटिक्स रिसर्च के लिए और स्पेस रिसर्च के लिए। नासा को एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। उससे पहले कौन सी एजेंसी काम करती थी यूएस में? नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। टू गिव द नासा स्पेस डेवलपमेंट एफर्ट डिस्टिंक्टली सिविल ओरिएंटेशन एम्फेसिंग पीसफुल एप्लीकेशंस इन स्पेस साइंस। इसलिए बनाया गया नासा को कि डेवलपमेंट कर सके यूएस का स्पेस स्टेशन और यूएस को स्पेस में एप्लीकेशंस बना सके पीसफुली। सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट मस्ट अमेरिकन स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स हैव बीन लेड बाय द नासा। बहुत सारे जो स्पेस प्रोग्राम है वो नासा के द्वारा अभी तक चला चुके हैं जब से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंक्लूडिंग अपोलो मून लैंडिंग मिशन। नासा नहीं चलाया था अपोलो मून लैंडिंग, यानी सबसे पहले जो मून लैंडिंग हुई थी, तीसरे नंबर की जो मून लैंडिंग हुई थी, जो ना यूएस के द्वारा की गई थी, वर्ल्ड में तीसरे नंबर की, तो वो क्या थी? अपोलो मून लैंडिंग, वो नासा के द्वारा चलाई गई थी। स्काईलैब स्पेस स्टेशन था और स्पेस शटल थी। नासा सपोर्ट्स द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ ओरियन स्पेसक्राफ्ट। नासा हमेशा से ही सपोर्ट करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, स्पेस लॉन्च सिस्टम, कमर्शियल क्रू व्हीकल्स एंड द प्लान लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन। एजेंसी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल लॉन्च सर्विस प्रोग्राम, ये लॉन्च भी करती है क्या? सैटेलाइट्स को, which provide oversights of the launch operations and countdowns management for the uncrewed NASA's launchers। अब हमें क्या देखना है नासा के शॉर्ट्स में बारे में। तो नासा की बात करें तो नासा को फॉर्म किया गया था जुलाई 29 1958 में। इससे पहले कौन सी एजेंसी काम करती थी यूएस के लिए? नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। टाइप क्या था इसका? स्पेस एजेंसी, एरोनॉटिक्स रिसर्च एजेंसी थी। जुरिडिक्शन यूएस फेडरल गवर्नमेंट। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में देखने को मिल जाएगा। इसके एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन थे और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे इसके? पेमेलो मेलरॉय। प्राइमरी स्पेस स्पोर्ट्स की बात करें तो ये सब आपको याद रखना। ओनर कौन है इसके? फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएस। और इसके एम्प्लॉय आपको 17,960 देखने को मिल जाएंगे। 2022 का ये डाटा है। अब हमने नासा के बारे में जान लिया। अब जो इंडिया में बॉडी स्पेस प्रोग्राम को देखती है, स्पेस लॉन्च को देखती है, वो इसरो। तो इसरो के बारे में भी हमें जरूर जानना होगा। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया के लिए। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में देखने को मिल जाएगा। इसको ऑपरेट्स करते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही आती है, डीओएस के अंदर, जो डायरेक्टली ओवरसीन होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको डायरेक्टली देखते हैं। वाइल द चेयरमैन ऑफ इसरो एक्ट एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ डीओएस एज वेल। जो इसरो के चेयरमैन होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं डीओएसओ के। ISRO is in India's primary agency for performing tasks related to space based applications। इसरो जो है इंडिया की एक प्राइमरी बॉडी है, एजेंसी है, जो स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन करती है इंडिया के लिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड टेक्निक्स। इट इज़ वन ऑफ द 6 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड विच पजेज फुल लॉन्च कैपेबिलिटीज। ये एक ऐसी बॉडी है पूरे वर्ल्ड में, बात करें 6 गवर्नमेंट की बात करें, यानी कि 6 गवर्नमेंट पर सिर्फ ऐसी बॉडी है, तो उनमें से भी एक बॉडी हमारी इंडिया की भी इसरो, जिसके पास पूरी कैपेबिलिटीज हैं कि फुल लॉन्च कर सकती है किसी भी चीज़ को। डिप्लॉय क्रायोजेनिक्स इंजन्स, लॉन्च एक्सट्राटेरेस्ट्रियल मिशंस एंड ऑपरेट लार्ज फ्लीट्स ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। Indian National Committee for Space Research was established by the Jawaharlal Nehru under the Department of Atomic Energy in 1962 on the urging of scientific Vikram Sarabhai, recognizing the need in space research। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो अर्जी ली गई थी जिनके द्वारा, उसमें थे विक्रम साराभाई, और उसको रिकॉग्नाइज किया गया था कि स्पेस रिसर्च में इंडिया को ज़रूरत है, इसलिए इसको बनाया गया है। आयन कोस पर ग्रो एंड बिकम इसरो, ये फिर इसको नाम बदल कर इसका नाम क्या रख दिया गया? इसरो। 1969 में विद इन DAE, ये फिर BDAE के अंदर ही आती थी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इन 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेस कमीशन को सेट किया गया और DOS ब्रिंकिंग इसरो अंडर इट, DOS को के अंदर इसरो को ला दिया गया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। Establishment of ISRO thus institutional space research activities in India. It since then has been managed by DOS, which governs various other institutions in India in the domain of astronomy and space technology। अब स्पेस के बारे में, जो ये स्पेस एजेंसी है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल और शॉर्ट्स में डिस्कस कर लेते हैं। इसरो की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 15 अगस्त 1969 में। इससे पहले जो एजेंसी इंडिया के लिए काम करती थी स्पेस में, वो थी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। टाइप ये स्पेस एजेंसी है
जुरिडिक्शन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलोर में देखने को मिल जाएगा। उसके चेयरमैन कौन है? श्रीधरा पानिकर सोमनाथ। ओनर कौन है इसका? इंडिया। आपको इसका ओनर देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 14th पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी आया है। तो इंडिया की रैंक जो इसमें सीरियस देखने को मिली है 107 रैंक देखने को मिली है। सिर्फ इससे नीचे एक ही कंट्रीज की रैंक देखने को मिली है, वो है अफगानिस्तान। कंट्री रैंक्स बिलो श्रीलंका से भी नीचे इंडिया की रैंक देखने को मिली है, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। और अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है साउथ एशियन कंट्री में जिससे इंडिया क्या रहा है? आगे रहा है। और इसमें टॉप किसने किया है? चाइना ने इसमें टॉप किया है। इंडिया रैंक्स 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। 121 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक क्या है? 107 आई है। ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन विच इट फेयर्स वर्स देन ऑल कंट्रीज इन साउथ एशियन पेरिंग वॉर ऑन अफगानिस्तान। ये सबसे बुरी रैंक देखने को मिली है साउथ एशिया की बात करें तो, लेकिन अफगानिस्तान से अच्छी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल है किस चीज़ के लिए? मेजर करने के लिए, टैकल करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए हंगर की एट ए ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल्स पर। जीएचआई इसका स्कोर बेस होता है वैल्यूज ऑफ 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स: अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोरिलिटी। इन चीज पे बेसिस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर किया जाता है। बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द 4 इंडिकेटर्स, इन 4 इंडिकेटर्स की अगर वैल्यू की बात करें, जीएचआई स्कोर्स कैलकुलेटिंग और 100 पॉइंट पर इसको स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। स्केल रिफ्लेक्टिंग द सेवेरिटी ऑफ द जीरो हंगर वेयर जीरो इज द बेस्ट स्कोर। जहाँ पर जिस कंट्री का जीरो होता है स्कोर, उसको क्या होते हैं? उसको हम बेस्ट कंट्री बोलते हैं। उसमें कोई भी हंगर नहीं होता। एंड 100 क्या है? उसका वर्स्ट देखने को मिल जाएगा। और 107 इंडिया की इसमें रैंक आई है। इंडिया चाइल्ड वेस्टिंग रेट की बात करें तो लो वेट फॉर हाइट, यानी कि ज़्यादा हाइट हो गई उसके बाद भी कम वजन बढ़ रहा है, एट 19.3% इज वर्स देन द लेवल्स अकॉर्डिंग 2014। यानी कि जो 2014 में रैंक आई थी उससे भी बुरी इंडिया की रैंक इसमें देखने को मिली है। और इंडिया के स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर उसमें आया है 29.1 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। यहाँ पर चार्ट भी देख सकते हैं आप। रैंकिंग की बात करें तो रवांडा की 102 रैंकिंग आई है, नाइजीरिया की 103, इथोपिया के 104, 105 किसकी आई है? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 106 सडन की, और 107 किसकी आई है? इंडिया की। फिर 108 जैम्बिया की, 109 अफगानिस्तान, 110 तिमोर लेस्टे की आई है। और सबसे टॉप किसने किया है? चाइना ने और क्रोएशिया ने क्या किया है? सबसे टॉप किया है। तो हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में भी सब कुछ जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड नेवर गिव अप।